हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी कि भारतीय सरकार और राजनीति, इसको हम करने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट में आज हम यूनिट फर्स्ट करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके दो चैप्टर हैं, आप देख सकते हो। एक तो भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व, ये चैप्टर अपने को कवर करना है, और दूसरा चैप्टर है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनके बीच में जो वाद विवाद है, इसको हमें कवर करना है। यानी इस सिंगल वीडियो में हम इन दोनों चैप्टर को डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हमारे एकलव्य स्नातक 1 के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आपको इसको ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एक बार सिलेबस देखिए। ये जो यूनिट फर्स्ट है, आज हम इसके दोनों चैप्टर इस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। फिर इतना सिलेबस है आपका, ये सारी यूनिट्स है। अब सीधा चलते हैं हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यानी ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इसका जो पहली यूनिट का पहला चैप्टर है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि पहली यूनिट में टोटल 2 चैप्टर है। तो एक तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान है, संविधान का जो रूप है, ये संघीय है या फिर एकात्मक है। आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमारे संविधान की विशेषता पूछी जाती है, जो कि आपने जो 11th क्लास में भी आपने करा होगा। ठीक है, फिर हमारे संविधान की संरचना जो है, उसकी आलोचनात्मक परीक्षण की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। उधार का थैला हमारे संविधान को क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और संविधान सभा की भूमिका बतानी है, संविधान सभा की बनावट जो थी उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये 4 से 5 आपके क्वेश्चन बनते हैं और इसी में से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। यानी चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ पाएंगे, क्या क्या सीख सकेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान क्या है और संविधान की मूल संरचना क्या होती है, हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये समझ जाएंगे कि संविधान क्या होता है और संविधान की मूल संरचना क्या होती है। ठीक है, फिर क्या है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप एक चीज ये भी समझोगे कि संविधान जो होता है वो देश के लिए जरूरी क्यों होता है, देश को चलाने में संविधान मदद कैसे करता है, आप ये भी सीखोगे। फिर और सिंपल शब्दों में कहें तो हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि संविधान क्या है, संविधान की मूल संरचना क्या है, संविधान का महत्व क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में समझनी है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, यानी भारत का संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। तो 2 तरह के संविधान होते हैं, लिखित और अलिखित। अब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का तो लिखित होता है संविधान। ठीक है, इसमें क्या होता है, संविधान में देश कैसे चलाया जाएगा इसके नियम होते हैं। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, कानून कौन बनाएगा, न्याय कौन करेगा। ठीक है, और नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे, ये सारी बातें हमको कहां से पता लगती है, हमारे संविधान से पता लगती है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा होता है। फिर लेकिन संविधान सिर्फ सरकार चलाने की किताब नहीं है, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको कि संविधान को आप केवल ये मत समझना कि संविधान जो है वो एक ऐसा दस्तावेज है जिससे सरकार कैसे चलेगी, बस हमको इतना पता लगता है। इतना नहीं पता लगता, बल्कि इसके अलावा हमको ये भी पता लगता है कि संविधान जो है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और हमारे जो लोग हैं, यानी हमारे देश की जो जनता है, नागरिक हैं, उन नागरिकों को क्या अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, सभी लोगों को कौन से अधिकार मिले हुए हैं जिससे वो सम्मान से अपना जीवन जी सकें। तो वो अधिकार भी हमको किससे पता लगते हैं, हमारे संविधान से पता लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं। संविधान को एक विद्वान ने जीवंत दस्तावेज कहा है। अब जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है हमारे संविधान को, इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय समय पर इसमें बदलाव किए गए। यानी जब जब आवश्यकता पड़ी है हमारे संविधान में बदलाव करने की, तब तब हमारे संविधान को बदला गया है। ठीक है, बदले जाने का मतलब वो मत लेना कि संविधान ही बदल दिया है। मतलब संविधान में जो लगा है कि भाई किसी कानून में कोई बदलाव की आवश्यकता है तो उसमें वो बदलाव कर दिया गया है। कहीं पे कोई संशोधन की आवश्यकता है, कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो सुधार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में हुआ है। इसीलिए हमारे संविधान को क्या कहते हैं, जीवंत दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि जीवंत दस्तावेज का मतलब है जो समय के साथ बदल सकता है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। समाज बदलता है, लोगों की जरूरतें बदलती हैं, इसलिए संविधान में भी समय समय पे बदलाव किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद जब हमारा संविधान बना, संविधान लागू हुआ, आप मान लो 1950 का भारत मान लो। ठीक है, 1950 के भारत को आज आप 2026 के भारत से कंपेयर करते हो तो क्या आपको लगेगा, क्या समाज में बदलाव आए हैं, बिल्कुल बदले हैं।
ठीक है, समाज में बहुत बदलाव आ गया है, लोगों के विचार बदल गए हैं, हमारी जरूरतें बदल गई हैं, तो क्या हमारे संविधान में बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे संविधान में आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है बदलाव करने को? इसको संशोधन कहा जाता है, यानी कि अमेंडमेंट कहा जाता है, ठीक है। हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हो रखे हैं। कितने हो रखे हैं? 100 से ज्यादा। वैसे तो 106 के करीब हो रखे हैं, लेकिन आपको क्या लिखना है? 100 से ज्यादा, क्योंकि ये 106 107 भी हो सकता है, 108 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि संविधान में संशोधन होते रहते हैं। तो इसीलिए आपको 100 प्लस लिख देना है पेपर में बस। इससे हमको ये पता चलता है कि संविधान समय के अनुसार बदल सकता है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। दुनिया में तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे तो पूरा का पूरा संविधान ही बदल दिया, जैसे कि आपने नेपाल का एग्जाम्पल सुना होगा, आपने फ्रांस के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हमारे संविधान के हिसाब से देखें तो भारत की जो सरकार होती है, ठीक है, हमारे देश की जो सरकार है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। और ये तीनों प्रमुख जो अंग है इनके अपने अपने कार्य होते हैं। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है विधायिका। विधायिका क्या होता है भाई? विधायिका जो होती है वो कानून बनाने का काम करती है। हमारी सरकार का दूसरा अंग जो है वह है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या काम करती है? कार्यपालिका कानून जो बना दिए गए हैं विधायिका के द्वारा उन कानून को लागू कराती है। फिर हमारी तीसरा जो सरकार का महत्वपूर्ण अंग है वो है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का क्या काम है? तो न्यायपालिका जो होती है वो न्याय करने का काम होता है इसका, ठीक है, कानून की व्याख्या करने का इसका काम है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी सरकार के विभिन्न अंग हैं ये तीनों, और इन अंगों के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। संविधान सरकार के 3 मुख्य अंगों को बताता है और ये भी बताता है कि ये जो मुख्य अंग है इसके क्या क्या काम है और ये कैसे काम करते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय देती है, कानून की व्याख्या करती है। अगर मान लो कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने का काम भी हमारी न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो भारत की न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है, सॉरी, संविधान की जरूरत कब पड़ती है, यानी हमको संविधान की आवश्यकता कब पड़ती है। आमतौर पे अगर आपने देखा होगा कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता कब पड़ती है, तो देखिए ज्यादातर संविधान की जरूरत 3 कंडीशन में पड़ती है, यानी 3 स्थिति हमारे सामने ऐसी आ जाती है तब हमें एक नए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। कब कब पड़ती है? जब मान लो कोई देश हो उसमें युद्ध हो जाए या देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह हो जाए और नई व्यवस्था बनानी हो, ठीक है। अभी आपने नेपाल में देखा था एक एग्जाम्पल, तो ऐसी कंडीशन में एक नए संविधान की आवश्यकता पड़ जाती है। जब कोई देश विदेशी शासन से आजाद हो जाए तब संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपको पता है हमारा जो देश था 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ है, यानी अब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था। तो ऐसे में जब हमारा देश आजाद हो गया था तो हमको अपने देश को चलाने के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। तो ये एक दूसरी कंडीशन है। फिर जब देश में सामाजिक क्रांति हो, समाज पूरी तरीके से बदल रहा हो, तब भी एक नए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, यानी जब किसी देश में सामाजिक क्रांति हो जाए, ठीक है, समाज पूरी तरीके से बदल रहा हो तब ऐसा हो जाता है। तो आपने दुनिया में देखा होगा बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है, क्रांति हुई उसके बाद पूरा समाज बदला, वहां का कानून बदल गए, वहां के नियम बदल गए, वहां पे एक नया संविधान लागू कर दिया गया, ठीक है। तो भारत में संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। अब अंग्रेजों की गुलामी से जब हम आजाद हुए थे तो हमको अपना देश में अपने तरीके से शासन चलाना था, तो हमको अपना एक खुद का संविधान चाहिए था, ठीक है। आगे चलते हैं, संविधान सभा और संविधान निर्माण। क्योंकि हमारा जो संविधान बनाया है वो किसने बनाया है? तो हमारी संविधान सभा ने बनाया है। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने करा था? संविधान सभा ने। संविधान सभा क्या है? एक बड़ी सभा थी जिसमें 300 के करीब मेंबर थे, इन्होंने मिलकर हमारे संविधान को बनाया था, ठीक है। संविधान सभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया था, यानी जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में गए थे और उन्होंने क्या करा था? हमारे लिए संविधान बनाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और अलग से पाकिस्तान की मांग कर दी। इन्होंने कहा कि भाई हमको अलग देश चाहिए, हमें पाकिस्तान नामक देश चाहिए, हम आपकी संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे और हमें आपका संविधान कानून नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनको अलग देश इन्होंने डिमांड की थी। तो ये संविधान सभा है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे काम होता था, चर्चा होती थी, बहस होती थी, कानून बनाए जाते थे, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको ये याद रखनी है। वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप ग्रेजुएशन में सेकंड सेमेस्टर में हो तो आपको ये पहले से सारी डेट याद होंगी, ठीक है। तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बैठक कब हुई थी?
तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था नेहरू जी के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। फिर संविधान जो था अपना बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान जो था वो बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था इस दिन पूरी तरीके से। ठीक है, संविधान बनने में हमें समय कितना लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। आप इसको लगभग 3 साल का समय मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि 11 महीने 18 दिन मतलब लगभग 3 साल के आसपास का समय हो गया। संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए हम क्या करते हैं? हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं, आपने क्लास 11th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो तो मैंने वहां पे आपको काफी डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, फिर से मैं आपको करा देता हूं। हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो आपको पता है कि भारत का संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है, यानी हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। इसका मतलब है कि देश को चलाने के सारे नियम जो है एक किताब, जिसको एक दस्तावेज कहा जाता है, उसमें लिखित में अवेलेबल है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है हमारे संविधान में? हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि सरकार कैसे बनेगी, कानून कौन बनाएगा, न्याय कौन देगा, चुनाव हमारे यहाँ पे कैसे होंगे और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। ये सारी बातें आपको डिटेल में हमारे संविधान में लिखित में मिल जाती हैं। ठीक है, दुनिया के कई देशों के संविधान लिखित हैं। केवल भारत में लिखित संविधान नहीं है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पे लिखित संविधान है। जैसे आप अमेरिका का संविधान देख लो, फ्रांस में देख लो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पूरा संविधान जो है एक ही किताब में नहीं लिखा, वहां पे अलग अलग कानून और परंपरा जो है, ट्रेडिशन उनकी जो देश की है उसके हिसाब से वहां पे व्यवस्था चलती है, कानून चलता है। ठीक है, इसलिए ब्रिटेन का संविधान जो होता है उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का संविधान जो है वो लिखित है, लिखित तौर पे स्पष्ट है, और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर विस्तृत संविधान, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है। हमारा जो मूल संविधान था, यहाँ पे ओरिजिनल संविधान की बात कर रहा हूँ, जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ठीक है, उस संविधान की बात कर रहा हूँ। आज के समय में जो संविधान है वो संविधान तो वही है, लेकिन उसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ चुकी हैं, कुछ चीजों को संशोधित कर दिया गया है। तो हमारा जो ओरिजिनल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद यानी कि 395 आर्टिकल थे। आज के समय में देखें तो कहते हैं कि 448 के करीब आर्टिकल हैं। आपको अलग अलग, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। तो आपको इस पे नहीं जाना। ये क्यों नहीं जाना? क्योंकि फिक्स कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अब मान लो हमने याद कर लिया 448, अब कल को कोई नया आर्टिकल जुड़ जाता है, कोई संशोधन हो जाता है, कोई नया कानून बन जाता है, तो फिर उसको याद करो। तो ऐसे याद नहीं करते हमें। ग्रेजुएशन में हमको बस इतना याद रखना है कि पहले में ओरिजिनल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब 400 प्लस हो गए हैं, बस इतना याद रखना है। 22 भाग में हमारा संविधान डिवाइडेड था। जो मूल संविधान था वो 22 भाग थे, लेकिन आज के समय में 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज के समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत याद रखना है। अगर आपको डेटा याद भी नहीं होता, आंकड़े याद नहीं होते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। कोई सीबीएसई का एग्जाम नहीं है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है, आपको लंबे आंसर लिखने होते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे आंसर लिखने होते हैं। फिर दूसरे देशों के संविधान इतने बड़े नहीं है। भारत का संविधान जितना बड़ा है ना, सभी देशों के संविधान इतने बड़े नहीं है। चीन का अगर संविधान देखोगे तो उसमें 138 से लेके 143 के करीब आर्टिकल है, केवल इतने। कनाडा का संविधान देखोगे तो इसमें 147 147 धाराएं हैं। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान को सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। हमारे संविधान के बड़े होने के पीछे भारत में बहुत विविधता है। हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग संस्कृति परंपराएं, इन सबको मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए सबको ध्यान में रखकर संविधान जो है हमारे यहाँ पे, ठीक है, बनाया गया है। इसीलिए हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। फिर भारत जो है, आपको पता है, बहुत बड़ा देश है और विशाल देश तो है, लेकिन साथ के साथ हमारा देश जब आजाद हुआ था, मैं उस समय की बात करूं तो हमारा देश गरीब भी बहुत था। तो जब भारत आजाद हुआ था तब देश में बहुत सारी समस्या थी। हमारे यहाँ पे गरीबी थी, अशिक्षा थी, कुपोषण थी। इसलिए संविधान में ऐसे नियम डाले गए थे जिससे सरकार लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार सके, उसमें बदलाव कर सके। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, देखो जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था
तो हमारे संविधान निर्माता जो थे वो इस बात को जानते थे, समझते थे कि जो ये संविधान हम बना रहे हैं ये परफेक्ट संविधान तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट थोड़ी चीज बना देगा। तो कभी ना कभी इसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ना कुछ इसमें कमियां हो सकती हैं। ठीक है, सरकार को जो हमने बता दिया है कि भाई ये जो संविधान में लिख के दे दिया, इसके अलावा भी सरकार को और काम करने पड़ सकते हैं जो कि संविधान में नहीं लिखे हुए हैं। तो इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे वो भी हमारे संविधान में बताए गए। ठीक है, यानी कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसका मतलब है कि सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए। ठीक है, यानी सरकार को जो संविधान में लिखा है वो तो काम करना ही है, उसके अलावा भी कुछ और काम करने हैं, जैसे गरीबों की मदद करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, अस्पताल बनाना, समानता लाना, ये सब काम हमारे सरकार को करने। ठीक है, इनके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को इन्हें लागू करना चाहिए। अब इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे मौलिक अधिकार है उसको लागू करवाने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार को लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए तो सरकार कर सकती है, सरकार को नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए तो सरकार नहीं करेगी। जबरन हम सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते। इसके बाद रियासतों को मिलना, आपने हमारे यहाँ पे देखा था कि देसी रजवाड़े थे, बहुत सारी रियासतें थी, इसको मिलना था। ठीक है, भारत से मिलाना था। तो आजादी के समय भारत में बहुत सारी रियासतें थी, उनको भारत में मिलाना था, उनके हितों को ध्यान में रखना था, इसलिए संविधान बड़ा बनाया गया। ठीक है, आप ये देख रहे हो हमारा जो देश था वो छोटी बड़ी रियासतों में भी बटा हुआ था, और जब अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए थे, हमारा देश आजाद हो गया था, तब हमारे सामने ये समस्या थी कि इन छोटी बड़ी रियासतों को भारत में शामिल करके रखना है। ठीक है, देश को अखंड बनाए रखना है। तो ऐसे में भी कुछ प्रावधान हमारे संविधान में ऐसे डाले गए जिसकी वजह से हमारा संविधान जो था बहुत बड़ा बना। ठीक है, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ काम सरकार करेगी, कुछ काम निजी लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे मिश्रित का मतलब था पूंजीवादी, यानी पूंजीवादी व्यवस्था से कुछ अच्छी चीजें सरकार ने ले ली, प्लस में जो समाजवादी व्यवस्था थी सरकार ने उसमें से कुछ अच्छी चीजें ले ली, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दी जो कि सरकार को, ठीक है, चलानी थी। और इसके तहत हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, 5 ईयर प्लान जो होता था। ठीक है, और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब आपकी जो बुक है सोल की बुक, उसमें कुछ जगह पे ना डेटा में थोड़ी गड़बड़ी लगी है मुझे कई जगह पे, तो आप उसको ना कोई भी डेटा होगा बहुत क्रॉस चेक करके उसको याद करना है। जैसे यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, वहां पे कुछ और लिखा होगा, क्योंकि ये फेज में हुआ था, 3 फेज में राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले फेज में 1 बैंक था, फिर 14 बैंक थे, फिर उसके बाद तीसरा फेज आया, उसमें 6 बैंक और जोड़ दिए गए, इस तरीके से। तो इस समय में 14 बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद उत्तर पूर्व, यानी जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, ठीक है, मैप में आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मेघालय, ये जो जनजातीय क्षेत्र थे, संविधान में इनके लिए अलग से व्यवस्था करनी थी, सबके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, इन्हें छठी अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, इससे भी हमारा संविधान बड़ा हो गया। हमारा संविधान क्यों बड़ा हो गया, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिर हमारा जो संविधान है उसमें संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र भारत को बताया गया, यानी भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, एक गणतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, एक गणतांत्रिक देश है, और इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम संप्रभु का मतलब समझेंगे। संप्रभु का मतलब होता है कि भारत जो है वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। हम जो अपने देश के लिए डिसीजन ले सकते हैं वो खुद से ले सकते हैं। कहने का मतलब है हम आजाद हैं और अपनी जो विदेश नीति हम खुद तय कर सकते हैं। अपने देश के लिए जो डिसीजन लेना है हम वो भी तय कर सकते हैं। ठीक है, इसको संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। भारत अपने फैसले खुद लेता है। ठीक है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। फिर लोकतांत्रिक, आपको पता है हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, यानी जो सरकार बनती है, ठीक है, वो वोटिंग के जरिए, यानी हम वोटिंग करते हैं, फिर हमारे लीडर जो होते हैं वो जीत जाते हैं, फिर वो हमारे ऊपर सरकार बना के शासन करते हैं। यानी जनता होती है वो वोट दे के सरकार बनाती है, जनता ही वोट देती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि भारत जो है यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और हमारे संविधान में लोकतंत्र के प्रति पहले से ही हमारी जो सरकारें थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी लोकतंत्र के प्रति हमारे जो लीडर थे, ठीक है, देश के बड़े लीडर थे, वो लोकतंत्र ही चाहते थे। तो ये बातें आप बता सकते हो। इसके बाद गणतंत्र की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जो गणतांत्रिक देश है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पे जो देश के मुख्य हैं राष्ट्रपति, इनको चुना जाता है। कोई राजा रानी नहीं होते कि राजा रानी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने देश में राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, और राजा की तरह वंशानुगत पद नहीं होता कि राष्ट्रपति जो है उसका बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, फिर उसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुना जाता है, इसलिए हमारा देश जो है गणतंत्र है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहां पे राजा रानी बनते हैं जो कि वंश यानी परिवार से होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम गणतंत्र नहीं कहते। भारत में तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम भारत को
गणतंत्र कहते हैं। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो शासन करो वाली नीति अपना रखी थी। उन्होंने लोगों को धर्म के आधार पे बांटा, जिसके बाद क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश बन गए। पाकिस्तान तो जब बना तो उसको एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्म के लोग भारत में रह सकते हैं, अपने अपनी पूजा पाठ तौर तरीके जो हैं, अपना कल्चर उसको अपना सकते हैं। ठीक है, इसलिए भारत को विविधता में एकता वाला देश माना जाता है। नेक्स्ट है संविधान में धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब देखिए, ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था 1976 में, 1976 में। ठीक है, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था। फिर समाजवादी राज्य, जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, इसको भी बाद में संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान में सामाजिक और आर्थिक समानता की बात तो शुरू से ही हमारे कर रखी है, लेकिन ये जो समाजवादी शब्द है ये बाद में जोड़ा गया है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि गरीब और अमीर के बीच में हमारे यहाँ पे अंतर को कम करना है, सभी लोगों को समान अवसर देना है, गरीब और पिछड़े लोगों की स्थिति को सुधारना है। ठीक है, इसलिए बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके बाद ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब है कि सरकार समाज में आर्थिक समानता लाने की पूरी कोशिश करेगी, गरीब लोगों के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी। ठीक है, अमीर गरीब का अंतर जो है सरकार कम करेगी। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, यानी अपने देश में सबसे ऊपर जो माना जाता है वो संविधान को माना जाता है। ठीक है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सरकार हो चाहे न्यायपालिका हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, सब संविधान के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, संविधान हमारे यहाँ पे सर्वोच्च है, तो भारत में संविधान सबसे ऊपर है, कोई भी कानून संविधान से बड़ा नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण केस भी चले हैं भारत में, जैसे केशवानंद भारती मुकदमा जो बहुत फेमस मुकदमा है भारत का। तो इसमें संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है हमारी जो संसद जो है वो संशोधन कर देगी, लेकिन जो मूल संरचना है उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी मूल संरचना के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, संविधान सर्वोच्च है लेकिन संसद नहीं, यानी सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, संसद से ऊपर भी क्या है हमारे यहाँ पे, संविधान है। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में संतुलन, आपको पता है भारत में एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है जिसको संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, एक बैलेंस की व्यवस्था कहा जाता है। संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, यानी हमारे संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि संशोधन जो किया है हमारी संसद ने क्या वो सही है या नहीं है। मान लो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गलत कर दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, तो कुछ हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण मुकदमे हुए हैं, जैसे 1951 का शंकर प्रसाद केस बहुत फेमस है, फिर ये सज्जन सिंह केस 1965 का है, फिर ये गोलकनाथ केस था 1967 का है, फिर केशवानंद भारती मुकदमा जो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये 1973 का है। केशवानंद भारती मुकदमा क्या हुआ था 1973, इसको समझ लो। उस समय क्या हुआ था, संसद जो है वो संशोधन करती थी। ठीक है, संसद ने संशोधन करा, कुछ बदलाव करा मौलिक अधिकार में, अब इसको लेकर केस डला था। तो बाद में केस जब गया तो ये बात निकली कि हमारे यहाँ पे जो संसद है वो संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो संविधान की जो मूल जो मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेन जो उसका स्ट्रक्चर है उसको, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। फिर संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, लेकिन एकात्मकता की भी और झुकाव है, यानी संघीय फेडरल सिस्टम तो है हमारे यहाँ पे, ठीक है, एकात्मकता भी आपको हमारे संविधान में दिखेगी। अब संघीय का क्या मतलब होता है, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है हमारे यहाँ पे दो स्तर की सरकार है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। ठीक है, यानी शक्ति का बंटवारा है। वैसे तो तीन स्तर की सरकार है, एक तो हमारी केंद्र की सरकार है, इसके पास शक्तियां हैं, फिर कुछ शक्तियां जो है वो राज्य स्तर की सरकार के पास चली गई हैं, फिर एक स्थानीय सरकार भी होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सत्ता जो है वो बांटी गई है, केंद्र के पास कुछ शक्तियां है, राज्य के पास कुछ शक्तियां और स्थानीय जो शासन है उसके पास कुछ शक्तियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है। ये बंटवारा जो है 7वीं अनुसूची में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर केंद्र सूची में वो विषय आते हैं, तीन सूचियां हमारे यहाँ पे, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वो विषय आते हैं जिसमें केवल केंद्र की सरकार कानून बनाती है।
राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिसमें राज्य की सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन मान लो अगर विवाद हो जाए तो उस समय में केंद्र का जो कानून है वो ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन भारत पूरी तरीके से संघीय नहीं है। ठीक है, भारत पूरी तरीके से संघीय नहीं है, यानी भारत में कुछ ऐसी विशेषता है जो एकात्मकता को दिखाती है। तो हमारे यहाँ पे एक मजबूत केंद्र की सरकार है, हमारे पूरे देश में एक ही नागरिकता है, यानी आप पूरे देश में कहीं भी रहते हो आपकी नागरिकता एक ही रहेगी, इंडियन। चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, आप तमिलनाडु में रहते हो, या फिर मान लो आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, आपकी नागरिकता सेम रहेगी, भारतीय। हमारे यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस आईपीएस की। ठीक है, आपातकाल में पूरे देश की जो शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में चली जाती हैं, ये एकात्मकता को दिखाता है। अवशिष्ट शक्तियां जो होती है केंद्र के पास होती हैं, ये भी एकात्मकता को दिखाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे वैसे तो संघीय व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पे एकात्मकता की ओर झुकाव भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों चीजों का मिश्रण है। इसके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकार। हमारे यहाँ पे नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिले हुए हैं जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, और यह हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और पहले हमारा जो ओरिजिनल संविधान होता था उसमें 7 मौलिक अधिकार होते थे। ठीक है, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार कम कर दिया गया, तो अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे हमारे अधिकार हैं। और संपत्ति का अधिकार जो था ये पहले मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकार की सूची से हटा के इसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है? मौलिक अधिकार की ये विशेषता है कि अगर मान लो कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप कहां पे जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेगी इस मामले को और आपके जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करवाएगी। ठीक है, यानी कि आपको मौलिक अधिकार गारंटेड मिले। आप ये मान लो मौलिक अधिकार की गारंटी है हमारे संविधान में। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार होता था, लेकिन 44वां संशोधन 1978 में हुआ, इसको मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटाया गया और इसको आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया और ये सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मौलिक अधिकार की सुरक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर मान लो आपके कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। इस और ये जो जाने का अधिकार है, यानी कि आप कोर्ट में जा सकते हो मौलिक अधिकार के हनन होने पे, इसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लास 11th में हमने पढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे हम क्लास 11th पढ़ रहे हैं वापस से। अब बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और हमारे संविधान के भाग 4 में इसको रखा गया है। अगर मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है, मान लो आप मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र मानते हो, तो नीति निर्देशक तत्व जो होगा ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है, यानी कि जनता के लिए बनाए गए। ठीक है, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए लाए गए। इनका उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का गरीब लोगों की मदद करना, रोजगार देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान वेतन, सामाजिक न्याय, ठीक है, ये हो सके इसलिए ये हमारे संविधान में डाले गए हैं। लेकिन इसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये कोर्ट में नहीं जा सकते हो, केस नहीं कर सकते हो इसको लेकर। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने देख लिए। मौलिक अधिकार हमारा हमें संविधान देता है और गारंटी देता है, अगर कोई हनन करेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य हैं। अधिकार जो होते हैं वो संविधान जनता को देता है और कर्तव्य जो होते हैं हमारी ड्यूटीज होती है कि हमारी भी तो देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है ना। कर्तव्य का मतलब यहाँ पे आप जिम्मेदारी से समझो। ठीक है, आप देश के नागरिक हो, भारत देश के, तो आपको आपका धर्म, आपका कर्तव्य बनता है, देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती है, उसको मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। अब मौलिक कर्तव्य जो था सब शुरू से ही हमारे संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में हमारे संविधान में नहीं था। 42वां संशोधन जब हुआ था 1976 में, इस समय इसको जोड़ दिया गया था हमारे संविधान में। संविधान का भाग 4 में जो ए पार्ट है इसमें अनुच्छेद 51 ए में इसको रखा गया था। ठीक है, और ये यूएसएसआर यानी कि ये विचार जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का मतलब है नागरिकों के देश के प्रति कर्तव्य, यानी नागरिकों की देश के प्रति जिम्मेदारी। इसमें क्या क्या बातें हैं? तो इसमें देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनेगी? हमारी जिम्मेदारी ये बनेगी कि हमको अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो तिरंगा है, ठीक है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रगान है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, जंगल और पशु पक्षियों की हमको रक्षा करनी चाहिए। तो ये सारे जो है हमारे कर्तव्य हैं, किसके प्रति? देश के प्रति। तो इसको क्या कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थानीय सरकार या फिर इसको स्वशासन भी कहा जाता है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि गांव हमारे देश के मजबूत हो,
क्योंकि असली भारत जो है वो गांव में रहता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की, यानी सत्ता नीचे तक जानी की चाहिए। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, विकेंद्रीकरण और दूसरा यहाँ पे बता रखा है सत्ता नीचे तक जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है ये समझेंगे, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन की बात की गई है, तो मैं आपको विकेंद्रीकरण समझा देता हूं। पहले मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं विकेंद्रीकरण, ठीक है। अब पहले केंद्रीकरण का मतलब समझो। केंद्रीकरण का मतलब है कि मान लो कोई देश है, वहां पे एक सरकार है, ठीक है। कोई देश है, मान लो वहां पे एक सरकार है, अब वही पूरे देश को देखती है, सारी शक्तियां उसी सरकार के पास हैं, वही सरकार सारे डिसीजन ले रही है, यानी एक ही सरकार है, वही ताकतवर है, वही डिसीजन ले रही है, तो उसको हम केंद्रीकरण के रूप में देखते हैं। अब जब यहां से सत्ता अगर बांट दी जाए तो वो विकेंद्रीकरण होने लगता है। जैसे आप भारत का एग्जांपल ले लो, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे संघवाद है, ठीक है। दो तरह की सरकारें हैं, एक तो आपको पता है हमारे यहाँ पे केंद्र की सरकार है, दूसरा आपको पता है हमारे यहाँ पे राज्य की सरकार है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे हो गया विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कैसे हुआ कि सारी पावर एक ही सरकार के पास नहीं है, यानी कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो कुछ शक्तियां किसको दे दी गई है, राज्य को दे दी गई है, यानी राज्य के पास दे दी गई है, राज्य की सरकार के पास। फिर यहाँ पे और ज्यादा विकेंद्रीकरण हुआ, यानी एक और सरकार बना दी गई, जिसको हम स्थानीय शासन कहते हैं। जैसे गांव में आप पंचायतें देखते हो, ग्रामीण पंचायतें होती हैं, नगरों में जाते हो तो नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी एक के पास शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति केंद्र के पास भी है, राज्य के पास भी है, स्थानीय शासन के पास भी, यानी शक्तियां बांट दी गई है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण। सिंपल। आगे देखते हैं, विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता जो है वो नीचे तक जानी चाहिए। नीचे तक जाने का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास सत्ता है, फिर उसके बाद राज्य सरकार के पास आए, फिर स्थानीय शासन के पास आए, यानी कि सत्ता नीचे तक जा रही है, बिल्कुल एक आम आदमी तक इसका जुड़ाव हो रहा है। बाद में क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, ये आया हमारे यहाँ पे। और पंचायत जो थी, ठीक है, गांव में जो पंचायती व्यवस्था है ये लागू की गई। फिर 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया था, इसमें जो शहर होते हैं, ठीक है, शहरों में जो नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, ये व्यवस्था लाई गई, यानी कि जो सरकार जो थी वो तीसरे लेवल तक पहुंच गई, यानी जनता के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गई। इसके बाद भारत में 3 स्तर की सरकारें हो गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो हमारे यहाँ पे पहले से थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो सरकार आप जानते हो। तीसरे स्तर की सरकार जो है ये बाद में आई थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर भारतीय संविधान की आलोचना, हमने संविधान की इतनी विशेषता पढ़ ली है, अब आप ये भी समझ लो कि हमारे संविधान में कुछ कमियां भी हैं। दुनिया में कोई भी संविधान ऐसा नहीं होगा जो परफेक्ट होगा, हर संविधान में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की आलोचना कैसे की जाती है इसको हम देखते हैं। तो देखिए, हर चीज की कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं, ठीक है। इसी तरह भारतीय संविधान की भी कुछ कमियां हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, इसको देख लेते हैं। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हमारा जो संविधान है भारत का, ये बहुत बड़ा संविधान है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आलोचक कैसे कहते हैं कि ये इतना ज्यादा बड़ा संविधान है, इसमें 395 आर्टिकल तो उस समय थे जब ओरिजिनल संविधान था, आज के समय में 440 से भी ज्यादा आर्टिकल है। सोचो कितना बड़ा ये संविधान है। तो इसकी तुलना दूसरे देश के संविधानों से की जाती है तो पता लगता है, अमेरिका देखो और संशोधन देखो, ठीक है, ये आर्टिकल है ये तो हम जानते हैं, आप एक बार संशोधन से कंपेयर करो आपको पता लग जाएगा। अमेरिका का संविधान जो है 230 सालों में उसमें 27 से लेकर 29 के आसपास ही, मतलब 30 से भी कम संशोधन हुए हैं 230 साल में अमेरिका के संविधान में। और भारत का संविधान 70 साल में, मात्र 70 साल में 106 के करीब इसमें संशोधन हो गया, यानी कि 100 प्लस संशोधन हो चुके हैं। तो आप समझो कि हमारा संविधान कितना बड़ा है और उसमें कितने संशोधन भी ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है बहुत ज्यादा, ठीक है, बड़ा है और बहुत ज्यादा इसको बदला जाता है। फिर उधार का थैला कहा जाता है हमारे संविधान को। उधार का थैला क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो बहुत सारे देशों से उसमें प्रावधान ले लिए गए थे, ठीक है। तो कुछ आलोचक भारतीय संविधान को उधार का थैला या उधार का संविधान कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में अलग अलग देशों से बहुत सारी चीजें ले ली गई थी, ठीक है। जैसे कि किस देश से क्या लिया गया, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली हमने, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है, ठीक है, फेडरल सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे, सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमने सोवियत संघ से लिया है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लिया है, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका से हमने संशोधन कैसे किया जाता है वो प्रक्रिया ले रखी है। तो अलग अलग देशों से हमारे संविधान में चीजें ली गई है, उधार ली गई है, आप ऐसे मान लो प्रावधान लिए गए, इसी को लिए इसको उधार का थैला कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसमें आगे होगा तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा बताता हूं, जो हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का कानून था, ठीक है, जो 1935 वाला एक्ट था अंग्रेजों का, उस एक्ट में से कहा जाता है कि 70 से 75% तो वहीं से ले लिया, अंग्रेजों का ही कानून उठा लिया हमने,
और बाकी अन्य देशों से उठा लिया, इसलिए इसको उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आलोचक जो है वो कहते हैं कि संविधान में कुछ नया नहीं है, सब कुछ तो बाहर से ले लिया है। ठीक है, लेकिन सच ये है कि संविधान निर्माता जो थे वो अच्छी चीजें लेकर, दुनिया भर के संविधान का अध्ययन करके अच्छी चीजों को लेकर उन्होंने हमारा संविधान बनाया है। ठीक है, फिर संविधान हमारा बहुत जटिल है। कुछ आलोचक कहते हैं कि हमारा संविधान बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है, इसको समझना आसान नहीं है, इतना ज्यादा ये मतलब इसमें कानूनी दांव पेच इतने ज्यादा हैं, इसकी लैंग्वेज यानी इसकी भाषा इतनी कठिन है कि एक आम आदमी या फिर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। आलोचक कहते हैं कि साधारण नागरिक जो है संविधान को आसानी से समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा संविधान इतना ज्यादा जटिल है। ठीक है, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 की कॉपी, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये वही है, क्योंकि जो अंग्रेजों का कानून था भारत सरकार अधिनियम 1935, उसकी कॉपी यानी उसकी नकल है। ठीक है, कहा जाता है कि 70 से 75% जो हिस्सा है वो उसी का है, अंग्रेजों वाला कानून जो था उसी को उठा के यहाँ पे डाल दिया गया, उसको कॉपी कर लिया गया, उसको नकल कर लिया गया और संविधान बना दिया गया। तो ये भी आलोचक जो है कहते हैं। अब आधारभूत संरचना की बात करते हैं। संविधान बनाते समय संविधान निर्माता ने मूल संरचना यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया था। संविधान में कहीं पे भी जब बना था बेसिक स्ट्रक्चर की बात ही नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था ये फैसला, उसमें मूल संरचना की बात की गई थी। ठीक है, जब ये केशवानंद भारती मुकदमा आया था उसमें, तब ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। तो ये मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये देखो कि हमारे संविधान में संसद को ज्यादा पावर है या संसद को कम पावर है संशोधन की, ये समझते हैं। तो देखिए पहले केस हुआ 1951 में, इसको कहा जाता है शंकर प्रसाद केस, बहुत फेमस था। इस केस में यह सवाल उठा, क्या संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी संविधान में अमेंडमेंट सुधार कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बहुत ध्यान से समझना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यहां से क्या पता लगा, यहां से ये पता लगा कि हमारी जो संसद है उसके पास जो ताकत है, उसके पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको कुछ अनलिमिटेड पावर जैसा फील होएगा यहां से इस डिसीजन से। इसके बाद क्या होता है, एक दूसरा केस आया, सज्जन सिंह केस कहा जाता है इसमें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद की संशोधन की शक्ति है, यानी संसद के पास संविधान में चेंज करने की, संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति सीमित हो सकती है, यानी ये लिमिटेड है। तो यहां से अपने को क्या लगा, यहां से हमको ये लगा कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो क्या है, वो सीमित है, यानी अनलिमिटेड शक्ति नहीं है। पहले वाले फैसले में लगा कि अनलिमिटेड शक्ति है, दूसरे में लगा कि अनलिमिटेड शक्ति नहीं है, उसको लिमिट किया जा सकता है। फिर तीसरा था गोलकनाथ केस 1967, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, यानी हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती। जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसको बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ पे अपने को क्या समझ में आएगा, अपने को ये समझ में आया कि संसद की शक्ति तो है संसद के पास अमेंडमेंट की, लेकिन वो लिमिटेड है, यानी सीमित है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इस समय इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कुछ बदलाव करे। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था और कुछ बदलाव करे। अब जो इंदिरा गांधी ने कुछ अमेंडमेंट करे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने गलत बता दिया तो यहाँ पे सरकार और न्यायपालिका इसके बीच में तनाव रहा। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने क्या करा, अब न्यायपालिका को, सरकार ने सोचा कि न्यायपालिका हमारे काम में अड़ंगे लगाती है तो हमें कुछ बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या करा, संसद ने क्या करा, 24वां संशोधन कर दिया। इस संशोधन में, ठीक है, संविधान में खूब चेंजेस करने की पावर दे दी गई। ठीक है, संसद आराम से चेंजेस कर सकती है, बदलाव कर सकती है। और 25वां संशोधन हुआ, उसमें भी सरकार ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि मौलिक अधिकार में कुछ बढ़ाना है, कुछ घटाना है, तो सरकार उसको कर सकती है। लेकिन इसको भी चुनौती दे दी गई वापस से कोर्ट में। ठीक है, मामला कोर्ट में गया, केशवानंद भारती मुकदमा हुआ 1973 का। ये भारत के इतिहास का सबसे फेमस मुकदमा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें इतिहास की सबसे बड़ी जो बेंच थी जजों की, 13 जजों की बेंच, वो बैठी, उसने डिसीजन लिया, 7-6 से फैसला हुआ। फैसला क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, नो डाउट, संसद को पावर है, वो कर सकती है बदलाव। ठीक है, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे देखो, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये भी इन्होंने बोला कि कोई भी भाग जो है संविधान का उसमें ये संशोधन कर सकती है। लेकिन अब ये जो लेकिन है, इस लेकिन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन का मतलब है कि संविधान की जो मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको नहीं बदल सकती है हमारी सरकारें। ठीक है, हमारी संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। तो अब ये मूल संरचना क्या है भाई,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल संरचना में हम किस चीज को माने, तो इसमें संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान सबसे ऊपर रहेगा, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसको नहीं संशोधित किया जा सकता। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा, इसको नहीं बदला जा सकता। हमारे यहाँ पे गणतंत्र है, गणतंत्र रहेगा, इसको नहीं बदला जा सकता। हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता को नहीं बदला जाएगा। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, शक्तियों का विभाजन, ये जो है इन चीजों को नहीं बदला जा सकता। अब इसी में आ गया है मौलिक अधिकार, तो सारा जो खेल हुआ था वो मौलिक अधिकारों से ही हुआ था, ठीक है। तो ये आपको समझना था। इसके बाद निष्कर्ष की बात करते हैं। एंड हो गया अपने चैप्टर का, मतलब ये यूनिट 1 का चैप्टर 1 का एंड हो गया, ठीक है। तो संविधान एक वैधानिक यानी एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें देश को कैसे चलाया जाएगा उससे रिलेटेड नियम होते हैं, ठीक है। फिर भारतीय संविधान बनाते समय भारत की सामाजिक परिस्थितियां जो थी उसको ध्यान में रखा गया था और दूसरे देशों के संविधान से हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रावधान लिए गए थे, ठीक है। ये भी हमने समझा है। फिर भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ये भी हमने समझ लिया है। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है हमारी, प्रारूप समिति जो है, इसके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान निर्माण में। फिर हमारा संविधान जो था स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद थे, यानी जो ओरिजिनल संविधान था, ठीक है। 22 भाग था, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज में देखें तो 400 प्लस है, ठीक है। भाग जो है वो 25 हो गए हैं, अनुसूचियां जो है वो 12 हो गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको समझना है। संशोधन जो है वो भी 100 से ज्यादा हो गए हैं। तो ये सारी जो बातें हमने पढ़ी थी वो अब हम दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं हल्का सा निष्कर्ष में, ठीक है। फिर भारत में बहुत ज्यादा विविधता है, अलग अलग धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति, परंपराएं, ये सब है। इसीलिए हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इन सबकी सबको अपने अंदर लेके चलता है संविधान, ठीक है। सबकी समस्याओं को देखते हुए चलता है। फिर हमारे संविधान की विशेषता क्या है आपको पता है, ये संप्रभु राष्ट्र है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता है, संघीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सबको वोटिंग करने का अधिकार है। तो ये सब हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं संविधान की, ठीक है। तो ये आपको समझनी थी। फिर आपको ये आगे इतना देख लो, मौलिक कर्तव्य वगैरह भी हमारे यहाँ पे, ये सब हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपना जो पार्ट 1 था चैप्टर का वो खत्म हो गया, यानी कि जो यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर था वो तो हमने खत्म कर लिया। अब यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बीच में जो एक वाद विवाद है इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमने मौलिक अधिकार तो वैसे डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब दोबारा डिस्कस करेंगे इस दूसरे चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में इसको जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चलिए अब हम यूनिट 1 का चैप्टर 2 देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, हम इस चैप्टर को क्यों कर रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम मौलिक अधिकार को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्यों दिए जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझेंगे, संघवाद को हम समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, सरकार को जनता के लिए क्या करना चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे हो रखा है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के परिचय से। देखिए, अधिकार जो होते हैं वो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। चाहे मेरा जीवन हो या आपका जीवन हो, सभी को अधिकार जरूरी है। अगर आपको अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप एक सम्मान वाला जीवन नहीं जी सकते हो। इसलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सबको दिए गए हैं, और हमारे संविधान के भाग 3 में आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र मिलता है, ठीक है। उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलती है। लेकिन संविधान निर्माता जो थे वो समझते थे इस चीज को कि जनता को केवल राजनीतिक अधिकार दे देने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। जनता को और भी अधिकारों की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे वो डाल दिए थे, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है नीति निर्देशक तत्वों का, यानी इसके तहत सरकार जो होगी वो जनता की भलाई के लिए काम करेगी। अब जो सरकार जनता की भलाई के लिए काम करती है, ठीक है, जनता के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करती है, ऐसी सरकार को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कल्याणकारी राज्य कहते हैं, जो सरकार जनता की भलाई के लिए काम करती है। तो भारत की सरकार क्या कल्याणकारी राज्य है, तो यस, जो विकासशील देश होते हैं उनकी जो सरकारें होती है वो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कल्याणकारी राज्य क्या क्या करता है। तो गरीब लोगों की मदद करेगा, ठीक है, शिक्षा प्रोवाइड कराएगा, रोजगार देगा लोगों को, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए काम करेगा हमारा राज्य यानी कि हमारी सरकार, ठीक है।
अर्थात और आसान भाषा में समझे तो मौलिक अधिकार जो हैं एक तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, तो दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक है, यानी जनता की भलाई की बात करते हैं। तो दोनों मिलकर देश में समानता और सम्मानजनक जीवन बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो दोनों ही जरूरी हैं। अब बात करते हैं जो अधिकार होते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके इनके बारे में समझते हैं। तो बहुत पहले क्या हुआ, इंग्लैंड में लोगों ने अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों की मांग के लिए एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू करा था, यानी प्रोटेस्ट, यानी कि आंदोलन शुरू करा था, जो कि शांतिपूर्वक था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं था उसमें। इसके बाद लोगों को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार मिलने शुरू हुए, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, यूएनओ ने भी स्वतंत्रता और समानता वाले अधिकारों का महत्व समझा है, और उसने भी कहा है कि पूरी दुनिया में लोगों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। ये अधिकार क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसी से प्रेरित होकर हमारी जो सरकार है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या करा था, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार हमारे यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कराया था, ठीक है। हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है। अब हमने मौलिक अधिकार लास्ट चैप्टर में भी करे थे, अब यहाँ पे भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लोगों को मिले हुए हैं, और हमारे 12 से 35 जो आर्टिकल है उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है हमारा समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है। तो सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, लोगों को बोलने की, घूमने की, कहीं पे रहने की, काम करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। ये कौन देता है, हमारा संविधान हमको देता है अधिकार, ठीक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी मानव तस्करी, लोगों के साथ बंधुआ मजदूरी या बाल श्रम के खिलाफ, यानी कोई बाल श्रम करवाता है, बच्चों से काम करवाता है, बंधुआ मजदूरी कराता है, मानव तस्करी करता है, तो ये गलत है, इलीगल है, उसको सजा होगी, ठीक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपनी पूजा पाठ कर सकता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे उसको पूरी परमिशन है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, अब मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार क्या है, अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसको हटा दिया गया था, ठीक है, इसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो व्यक्ति जा सकता है कहां पे, हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, या वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और मौलिक अधिकार उसके लागू करवाने के लिए कोर्ट जो है वो काम करेगी। वो क्या करती है, रिट जारी करती है। ये चीजें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। फिर ये आपको पता ही है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तब ये किया गया था, ठीक है। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों को समानता देना, यानी सभी लोगों को समानता मिले, सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, लोगों को सम्मानजनक जीवन मिल सके, ठीक है। समाज में जो अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बीच में जो खाई है, जो अंतर है, उसको कम किया जा सके। तो ये हमारे संविधान का उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो ये हम सभी जानते हैं कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों लिया गया था, तो ये इसलिए लिया गया था ताकि एक कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक है, यानी इसका उद्देश्य क्या था, एक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब कल्याणकारी राज्य क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी ऐसी सरकार जो जनता की भलाई के लिए काम करे, जनता के विकास के लिए काम करे, तो ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं, कल्याणकारी राज्य बोलते हैं, ठीक है। यानी जहां पे सरकार जो होगी वो जनता के लिए काम करेगी, जनता की भलाई के लिए काम करेगी। तो अब मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे आपको कि जनता की भलाई के लिए, जैसे मान लो सरकार है वो लोगों को, अपनी जनता को 10 किलो राशन बांटती है, या मान लो सरकार है वो अपनी जनता को फ्री में मेडिसिन दवाइयां प्रोवाइड कराती है, ठीक है, या मान लीजिए सरकार अपने लोगों को रोजगार देती है, सरकार लोगों की मदद करती है, तो ये सारे काम जो होंगे वो कल्याणकारी राज्य की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार को ना, इसके लक्षण को समझते हैं। तो मौलिक अधिकारों को दो तरीके से देखा जाता है, एक तो होता है सकारात्मक अधिकार और एक होता है नकारात्मक अधिकार। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कभी ना कभी कि ये सकारात्मक तो हम समझते हैं, मौलिक अधिकार हमको मिलने चाहिए, हमारे संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ये तो सकारात्मक है, पर इसमें नकारात्मक कैसे कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसको हमें समझना है। तो देखिए, सकारात्मक मौलिक अधिकार इसलिए हैं क्योंकि भाई सबको समानता का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है, तो ये सब पॉजिटिव है, यानी सकारात्मकता है। लेकिन इसमें कुछ नकारात्मकता भी है। वो क्या है कि ये अधिकार जिनमें राज्य को कुछ काम करने से रोका जाता है, ठीक है, यानी ये मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सरकार को कुछ काम करने से रोक भी देते हैं।
कैसे रोक देते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, राज्य जो है यानी सरकार जो है वो भेदभाव नहीं करेगा, यानी रोक रहा है उसको। राज्य जबरदस्ती का काम नहीं करवा सकता किसी से, सरकार जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकती। राज्य बिना कारण जेल में नहीं डाल सकता, ठीक है। यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार होता है, ये याद रखना। जब भी आप राज्य पढ़ोगे तो सरकार से है इसका मतलब। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये जो आपने संपत्ति का अधिकार पढ़ा है ना, जो कभी मौलिक अधिकार होता था, संपत्ति का अधिकार, ये एक समय में मौलिक अधिकार होता था, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। तो जब ये मौलिक अधिकार होता था, ठीक है, तो उस समय क्या था, एक एक कानून लाया गया था। हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, यानी हजारों एकड़ जमीनें होती थी, जमींदार लोग वो होते थे। और बाकी जो किसान होते थे, गरीब लोग होते थे, जिनका जीवन जमीन से चलना है, खेती से चलना है, उनके पास जमीन भी नहीं थी। कुछ के पास थी तो बहुत थोड़ी थी, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा कानून लाएं कि ये जो इतनी बड़ी जो जमीनें, जमींदारी और ये जो इतनी मतलब जमीनें हैं इनके पास, उसको कुछ लिमिट कर दिया जाए, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाए और वो जमीन को दूसरों को दिया जाए। तो ऐसा सरकार ने करना चाहा, लेकिन ये लोग चले गए कोर्ट में। कोर्ट में क्या कहने गए कि संपत्ति का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा जो संविधान है वो हमको संपत्ति का अधिकार देता है। अब एक तरफ आप ये सोचो कि मुट्ठी भर लोग हैं, गिनती के 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जो ज्यादा जमीन को कब्जा के बैठे होंगे। और जो लाखों लोग हैं, जो किसान हैं, लाखों की संख्या में हमारे हैं, उनके पास जमीन नहीं है। तो अगर इन लोगों से जमीन लेके लाखों लोगों को प्रोवाइड करा दी जाए तो कुछ लोगों को नुकसान जरूर होगा, लेकिन लाखों लोगों को फायदा भी होगा, ठीक है। सरकार तो यही सोच रही थी ना, सरकार तो ये देखती कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे एक बड़ी जनता को, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को फायदा मिले। तो सरकार कुछ ऐसा करना चाह रही थी, लेकिन ये लोग चले गए कि भाई संपत्ति का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार है, और ये मामला चला कोर्ट में। तो यानी कि मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, ये सरकार को कुछ करने से रोकते भी हैं। तो यही आपको यहाँ पे समझाना था। फिर मौलिक अधिकार किसे मिलते हैं, किसे मिलते हैं? तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो कुछ तो देखो, हमारे जो भारत के नागरिक होते हैं उनको तो मिलते ही हैं। हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भाई सारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जो विदेश के लोग आते हैं भारत में घूमने, ट्रैवल करने या यहाँ पे कुछ दिन रहते हैं, उनको भी अधिकार मिलते हैं, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को तो सारे मिलेंगे, लेकिन विदेश के नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं। तो अब कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हमें भी मिलेंगे और विदेश के नागरिकों को भी मिलेंगे? जैसे मान लो मैं इंडियन हूं तो मुझे तो वो मिलेंगे, लेकिन कोई बाहर से आता है, कोई अमेरिका से कोई आ जाता है, उसको भी वो अधिकार मिलेंगे। तो समानता, ठीक है, ये जीवन का अधिकार, गिरफ्तारी से सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये सब अधिकार उनको भी मिलेंगे। फिर कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिलेंगे, तो ये ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिलेंगे, यानी विदेशी लोगों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19 में जो है वो उनको नहीं मिलेंगे। अब ये कौन कौन से हैं आगे हम इसको डिटेल में करने वाले हैं। फिर आपातकाल, जब देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है, ठीक है, उस स्थिति की अगर हम बात करें तो आपातकाल के समय कुछ मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। लोग मतलब ये है कि जीवन का अधिकार सबको मिलेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिलेगा, ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार, मान लो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, 226 आर्टिकल के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट जो क्या करेगी, कोर्ट उसको बचाने के लिए रिट जारी करेगी, ठीक है। तो आर्टिकल जो 32 है, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन देता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं पूरी तरीके से अनलिमिटेड नहीं होते, सरकार इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे मान लो देश की सुरक्षा का मामला हो, सार्वजनिक व्यवस्था का मामला हो, नैतिकता का कोई मामला हो, शांति व्यवस्था का कोई मामला हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मौलिक अधिकार को भी कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो कहीं पे दंगे हो गए, सरकार ने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया और सबको बोल दिया कि कोई घर से नहीं निकलेगा। अब कोई आदमी है वो झूमता हुआ जाए भाई ऐसे ऐसे, और उससे पूछे भाई पुलिस वाले कि तू क्यों निकला हुआ है जब यहाँ पे कर्फ्यू लगा है? वो बोले मेरे को तो मौलिक अधिकार है, मुझे तो घूमने की स्वतंत्रता है, मैं तो यहाँ घूमूंगा वहां घूमूंगा। तो ऐसे में फिर पुलिस क्या करेगी?
समझ रहे हो पुलिस क्या करेगी, आपको पता ही है। तो ऐसे में कुछ कंडीशन में मौलिक अधिकारों को भी रोका जा सकता है कि भाई जब देश की सुरक्षा की बात आ जाए, सामाजिक व्यवस्था की बात आ जाए, नैतिकता की बात आ जाए, शांति व्यवस्था बनाने की बात आ जाए, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी यानी कि समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 आपको मिलता है। यानी लोकतंत्र में आपको समानता जरूरी है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो हमारा संविधान जो है हमको क्या करता है, समानता का अधिकार देता है, यानी समता का अधिकार देता है। तो इसमें आर्टिकल 14 में आपको क्या बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि सभी लोग जो हैं कानून के नजर के सामने बराबर है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून के सामने सभी बराबर होंगे। कोई आम आदमी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, अगर वो कोई गलत कार्य करते हैं तो दोनों को सजा मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि दिल्ली का मान लो कोई रिक्शा चालक हो या किसी बड़े नेता, कोई बड़ा नेता हो, दोनों कानून के सामने समान माने जाएंगे। ठीक है, उनको एक जैसा माना जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, यानी राज्य किसी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। सरकार किन आधारों पे भेदभाव नहीं करेगी, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान या भाषा के आधार पे। ठीक है, सरकार क्या करेगी, इनसे भेदभाव नहीं करेगी। एससी एसटी ओबीसी के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है सरकार, उनको आरक्षण दे सकती है। ठीक है, और जो 103वां संविधान संशोधन है इसके तहत दिया भी है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे रखा है, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दे रखा है। ठीक है, तो आरक्षण दे सकती है लेकिन भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर, यानी सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो। ठीक है, सबको समान मौके मिलेंगे, लेकिन कुछ को आरक्षण दिया जाता है, वो आरक्षण अलग मुद्दे पे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। आपको पता है हमारे देश में जाति प्रथा होती थी, कुछ जातियों को ऊंची जाति माना जाता था, कुछ जातियों को नीची जाति माना जाता था। जो नीची जाति होती थी लोग उसको छूते भी नहीं थे, उसको अनटचेबल मानते थे। ठीक है, छुआछूत ये सब हमारे देश में था, तो इसको समाप्त किया गया हमारे संविधान के द्वारा। और 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाया गया था। 1976 में इसको और ज्यादा कठोर बनाया गया था। ठीक है, यानी कि छुआछूत ये जो समस्या है इसको इलीगल माना जाएगा। ठीक है, गांधी जी भी इसको सही नहीं मानते थे। फिर उपाधियों का अंत, जब राजा महाराजा का शासन का भी हुआ करता था तब उपाधियां दी जाती थी। ठीक है, अब हमारा जो संविधान है उसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण ये मिलते हैं, ये उपाधि नहीं है, याद रखना। आप सोचोगे कि ये तो अवार्ड मिलते हैं, ये उपाधि नहीं है, इसको सम्मान कहा जाता है। ठीक है, यानी उनको सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, इससे सम्मानित किया जाता है। आपने आपने सुना होगा ना, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। उपाधि नहीं है भारत रत्न, सम्मान है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, सीएन राव हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए, इनको जो सम्मानित किया गया है, तो ये उपाधि नहीं होती, याद रखना है। नेक्स्ट है अ, अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता का मतलब क्या है। स्वतंत्रता में आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो, संगठन बनाने का अधिकार है, आप कहीं भी पूरे देश में घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में सुरक्षा। तो इसमें देखते हैं एक ही अपराध के लिए किसी को दो बार सजा नहीं मिलेगी, यानी मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसको दो बार सजा नहीं मिलेगी। किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिस समय अपराध अपराध नहीं था उसके लिए सजा नहीं होगी, यानी जिस समय अपराध नहीं था उसके लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है क्योंकि इसमें जीवन का अधिकार मिलता है, हमें प्राइवेसी का अधिकार मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है और सम्मान से अपना जीवन जी सकते हैं हम, ये अधिकार मिलता है। ठीक है, फिर एक संशोधन हुआ था हमारे संविधान में 86वां संशोधन, जिसमें 6 से 14 साल तक के जो बच्चे थे उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी गई थी। फिर इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण बताया जाएगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। फिर वो व्यक्ति वकील कर सकता है, कोर्ट में अपना केस लड़ सकता है और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, कुछ निवारक नजरबंदी कानून भी होते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 में आपको मिलेगा। इसमें मानव तस्करी बंद की गई है, जबरन किसी से जो मजदूरी कराई जाती है वो बंद कर रखी है, यानी बेकार बंद है, किसी से फ्री में कोई काम नहीं करवाएगा। फिर 14 साल से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 और आपको 25 से लेकर 28 में दिखेगी। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो कोई भी धर्म मान सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, धार्मिक संस्था बना सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त है, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना है, किसी के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाना, नैतिकता को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए।
अगला है न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों की व्याख्या। जो न्यायपालिका है हमारी, उसने मौलिक अधिकारों की व्याख्या की है, यानी संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने सभी चीजें स्पष्ट नहीं लिखी थी, इसलिए बाद में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा, अपने कई फैसलों के द्वारा संविधान में कुछ चीजों के बारे में बारीकी से इनको व्याख्या करनी पड़ी। ठीक है, जैसे संविधान की मूल संरचना, मूल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन कोर्ट ने बताया था। ठीक है, कि संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। मूल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ये मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण केस, ये केस भी हम पढ़ चुके हैं, शंकर प्रसाद केस। ठीक है, तो इस केस में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अनुच्छेद 13 में कि जो कानून लिखा है वो साधारण कानून है, संविधान संशोधन कानून नहीं माना जाता। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 कौन सा है, ये है हमारे संविधान में संशोधन करने वाला आर्टिकल। ठीक है, ये कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। सज्जन सिंह केस, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आप देख लो इसे, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको हम कर चुके हैं, ये भी केस हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, इसको भी स्किप करते हैं। फिर आगे देखते हैं। एक बार क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्स समाप्त करने का प्रयास किया, तो उस समय कोर्ट ने रोक लगा दी। अब कोर्ट ने ये जो प्रिवी पर्स वगैरह या इन मुद्दों पे रोक लगाने का प्रयास किया था, ठीक है, तो इसके खिलाफ फिर सरकार ने क्या करा, संशोधन कर दिए, कि ताकि सरकार को ज्यादा से ज्यादा पावर मिल पाए, वो संशोधन कर सके आसानी से संविधान के अंतर्गत। फिर केशवानंद भारती मुकदमा आया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें ये बताया गया था कि सरकार जो है उसको पावर है, यानी संसद को के पास शक्ति है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती। ठीक है, मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकार भी मूल संरचना में आते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ या उसकी कटौती नहीं कर सकती है, ये इस केस में बताया गया था। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 27-28। ठीक है, किसी व्यक्ति को धर्म का प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं ले सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। फिर आर्टिकल 28 की बात करें, राज्य के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी सरकार के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कोई स्कूल कोई धार्मिक ट्रस्ट चला रहा है तो वहां पे दी जा सकती है शिक्षा। ठीक है, जैसे मान लो कोई ईसाई मिशनरी स्कूल चला रही है तो वो दे सकती है अपने स्कूल में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तो आर्टिकल 29-30 में है। इसके तहत अगर देखें तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, ठीक है, बचाए रखने के लिए जो कार्य कर सकते हैं वो उसके बारे में आपको आर्टिकल 29 में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 30। अपने शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल कॉलेज जो होते हैं ये खोल सकते हैं ये लोग, ये अपनी भाषा में शिक्षा भी दे सकते हैं, जैसे मुस्लिम स्कूल, सिख स्कूल, ईसाई मिशनरी, ये आपने देखा होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है और इन्होंने इसको संविधान का हृदय और आत्मा तक कहा है। क्यों? क्योंकि ये अनुच्छेद जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम जा सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारे जो अधिकार हैं इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल देके बता सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं ये लेकर समस्या कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी करता है, यानी 5 प्रकार की रिट है जो जारी करता है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से, गलत तरीके से पुलिस ने, ठीक है, हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो कोर्ट क्या कहती है कि अदालत के सामने उसको पेश किया जा सकता है। अदालत को लगता है कि वो गलत नहीं है तो उसको रिहा किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है परमादेश। इसमें क्या कहा जाता है कि यदि कोई सरकारी संस्था या सरकारी अधिकारी अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती है तो ऐसे में कोर्ट उसको आदेश दे सकती है कि भाई तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको करो, नहीं तो उसको उस पर एक्शन ले सकती है हमारी कोर्ट। ठीक है, इसके बाद है तीसरा प्रतिषेध। इसका मतलब होता है रोकना, यानी ये उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकते हैं। कई बार क्या होता है कि अदालतें भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं, तो उसको रोकने के लिए ये आपके काम आएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका फोर्थ जो है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतः सूचित होना, यानी इसके जरिए ऊपरी अदालत जो होती है किसी निचली अदालत के पास जो लंबित मामला है उसको अपने पास मंगा सकती है, उसको देख सकती है, उसके गलत फैसले को रद्द भी कर सकती है, उस पर खुद भी सुनवाई कर सकती है। ठीक है,
इसके बाद आपका लास्ट है, लास्ट आपका जो है वो है अधिकार परीक्षा, यानी इसका मतलब है कि ये रिट किसी व्यक्ति से ये पूछने के लिए जारी की जाती है कि उसने किस वैधानिक अधिकार के तहत किसी सार्वजनिक पद को धारण किया है, यानी कोई सार्वजनिक पद पे गलत तरीके से तो नहीं चला गया है, तो इसको ठीक है जानने के लिए इस रिट को जारी किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएससी इसको कहा जाता है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भारतीय संविधान में समाजवादी और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। इन्हें भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से लिया है और हमारे संविधान के भाग 4 में आपको ये मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व क्यों दिए गए? संविधान निर्माता जानते थे कि सिर्फ राजनीतिक अधिकार दे देना, जैसे वोट का अधिकार दे देना, इतना काफी नहीं है, ठीक है। अगर लोगों का विकास करना है तो उनको सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसके द्वारा पूरा हो सकता है। फिर नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएससी जिसको कहा जाता है, ये गरीबों का भला हो, ठीक है, गरीबों की भलाई के लिए सरकार काम कर सकती है, समाज में समानता ला सकती है, इसके तहत लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ठीक है, इसके लिए ये काम करती हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इसके तहत हमारी सरकार अगर काम करती है तो सरकार कल्याणकारी राज्य कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम तो जा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार इनको लागू नहीं करती है तो इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये बाध्यकारी नहीं है, सरकार को करने चाहिए, सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो डीपीएससी हैं आपके, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसको हम कई प्रकार से बांट के देख सकते हैं। इसमें समाजवादी बातें भी है, गांधीवादी भी है, उदारवादी भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बातें भी हैं, ठीक है। तो अब कैसे कैसे इसको समझेंगे, तो समाजवादी सिद्धांत को समझते हैं। समाजवादी सिद्धांत कहता है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, यानी समाज में आर्थिक समानता हो। कौन करेगा काम? सरकार करेगी। गरीबों गरीबों की मदद होनी चाहिए, ठीक है, कौन करेगा? सरकार करेगी। मजदूरों की सुरक्षा होनी चाहिए, सबको समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये सब काम किसके हैं? सरकार के हैं। और ये सारे काम जो होते हैं ये आपको नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए, ध्यान से देख लो। आपको बस ये पढ़ लेना है पेपर से पहले, इसको अभी एक बार देख लो, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा मैं। फिर दूसरा सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत। तो महात्मा गांधी ने गांवों को मजबूत बनाने की बात की थी, ठीक है। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में गांवों से जुड़े हुए सिद्धांत भी हैं, जैसे ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, एससी एसटी या कमजोर वर्ग की शिक्षा और उनकी आर्थिक मदद, शराब और नशीले पदार्थों पे रोक, गाय और पशुओं की सुरक्षा, ठीक है, ये बातें भी इसमें की गई है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत के तहत आ जाता है। फिर है उदारवादी सिद्धांत, यानी सबको समान अधिकार मिले, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा हो, न्यायपालिका कार्यपालिका अलग से कार्य करे, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो सके। तो ये कुछ चीजें भी आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिलती है। फिर शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद जो है आपको आर्टिकल 45 में दिखेगा कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 86वां संशोधन हुआ जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई, यानी कि सभी को शिक्षा प्रोवाइड करानी जरूरी है। नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन, हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है इसको कोर्ट से लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी सरकार को इनको लागू करना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। सरकार को अपनी जनता की भलाई के लिए इसको लागू करना चाहिए। यानी सरकार ने कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई भी है। कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं? जैसे कि सरकार ने पंचवर्षीय योजना चलाई थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में 5 साल का टारगेट ले लिया जाता था और किसी एक सेक्टर पे ज्यादा उसके डेवलपमेंट पे काम किया जाता था। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार चलाती है। इसके अलावा जो गांव के लोग गांव के जो युवा लोग हैं, ठीक है, उनको रोजगार का प्रशिक्षण देने के लिए सरकार काम करती है। गांव में जो महिला और बच्चे उनके विकास के लिए काम करती है। मनरेगा की स्कीम हो गई या गरीबों के लिए स्वास्थ्य योजना हो गई, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हो गए, ठीक है। तो ये सारी विकास योजनाएं मान लो, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना मान लो, जो जनता की भलाई के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये दिखाती है कि सरकार कल्याणकारी राज्य की तरह काम करती है। और ये सारी बातें आपको किसमें मिलती हैं? नीति निर्देशक तत्वों में मिल जाती हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? गरीबी कम करना, लोगों को रोजगार देना, उनकी स्वास्थ्य सुविधा उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है, गांव का विकास करना। तो ये सब इसका उद्देश्य है। यानी सरकार जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की कोशिश करती है।
फिर नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की जाती है। आलोचना क्यों की जाती है भाई? कुछ लोग कहते हैं कि इसको कोर्ट से लागू नहीं करा सकते, यानी नीति निर्देशक तत्वों को कोर्ट से लागू नहीं होते तो नागरिक इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए ये बेकार है। जैसे मौलिक अधिकारों में हमको मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो हमें परमिशन होती है, तो ऐसे में इसमें भी परमिशन होनी चाहिए, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग इसको कमजोर अधिकार के रूप में देखते हैं। फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि ये चुनावी वादे जैसे लगते हैं, यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व नए साल के संकल्प जैसा लगता है, यानी सरकार वादा तो करती है लेकिन इसको पूरा नहीं करती है, ठीक है। जैसे सरकार चुनाव से पहले वादा करती है, बाद में भूल जाती है, तो ये कुछ वैसा लगता है, कुछ आलोचकों ने कहा है। फिर कुछ कहते हैं कि सही क्रम में नहीं है, यानी कुछ लोग कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सही क्रम में, सही ऑर्डर में नहीं है, जिससे समझना कठिन है। नेक्स्ट है गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है, जो कि पूरी तरह लागू नहीं हुआ। यानी गांधी जी चाहते थे गांव मजबूत हो, कुटीर उद्योग बढ़े, सभी को काम मिले, लेकिन आज भी बेरोजगारी है, गांव उतने विकसित नहीं है, गरीब और दलित वर्ग की स्थिति पूरी तरीके से अच्छी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो आलोचक कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं, तो इस तरीके से इसकी आलोचना की जाती है। तो लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि भारत की प्रगति के लिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों जरूरी हैं, ठीक है, दोनों जरूरी हैं। क्योंकि एक तरफ हमको मौलिक अधिकारों से कुछ राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं, तो दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, यानी कि हमें उससे, जनता को मतलब उससे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये आपको बताना था। अब यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बस मुझे आपसे दो चीज चाहिए, एक तो आप वीडियो को लाइक कर दो, जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है लाइक जरूर करें, और दूसरा कॉमेंट करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट लिखो, और मैं आपको जल्दी जल्दी यूनिट करा दूंगा आगे, कि आप मुझे जितने ज्यादा कमेंट करोगे मैं उतनी जल्दी आपकी सारी यूनिट करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।